मे के सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। बिना नाम भी अपने बारे में बताइए। सर मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव के ही सरकारी विद्यालय से की है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है। मेरी हॉबीज मिट्टी के छोटे बर्तन बनाना है और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है। मिट्टी के छोटे बर्तन बनाना। यस सर। पॉटरी यस सर। बनाते हैं। यस सर। सबसे पहली बार पॉटरी हिस्ट्री में कब देखा गया? सर मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोट्री के मिलते हैं। नियोलिथिक में नहीं दिखा था? नवपाषाण युग में? ये सर उसमें भी मिले हैं, मुझे सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ओके, ये बताइए, ये मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं तो आप खुद के लिए या बेचते भी हैं कहीं पे? सर मैं जो बनाता हूँ वो बेसिकली खुद के लिए बनाता हूँ। मतलब मेरे बड़े पापा जो बनाते हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। सिलिका यूज होता है इसमें? सर मिट्टी के बर्तन में सिलिका? ये सब सर, लेकिन मैंने जितना बनाया है उसमें नॉर्मल मिट्टी, उसमें कोई बाहरी पदार्थ नहीं मिला है। अच्छा। तो क्या लगता है आपको इस मिट्टी के बर्तन का कुछ, अगर आपको मौका दिया जाए बिहार में इस इंडस्ट्री को सेटअप करने का, यस सर, क्या क्या आपका अप्रोच रहेगा इसके लिए? सर जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि यूपी में निजामाबाद का इलाका है जहाँ का ब्लैक पॉटरी काफी फेमस है, तो सरकार उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रखकर प्रमोट कर रही है। उसी तरह बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसे सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है तो इस दिशा में काम किया जा सकता है। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो ऐसे कलाकार हैं उन्हें आधुनिक तकनीक जैसे इलेक्ट्रिक चाक इन सब के थ्रू प्रोवाइड करके इनके बिजनेस को और बेहतर किया जा सकता है। ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है। यस सर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सुना है आपने? यस सर। क्या है बताइए। सर वेगनर साहब द्वारा दिया गया ये थ्योरी था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि पहले हमारी पूरी पृथ्वी जो स्थलीय भाग है वो एक थे जो पेंजिया के रूप में थे और उसके चारों ओर पैंथालासा नामक महासागर था। और उसके बाद कई युगों में जिसमें क्रिटेशियस, जिसमें कार्बोनिफेरस युग, जुरेसिक युग में इसका विभाजन हुआ और अभी जो वर्तमान महाद्वीप है वो अस्तित्व में आए। ओके, तो ये जो प्लेट्स हैं, यस सर। ये है ना, बह रही हैं। यस सर। तो आगे आने वाले समय में कौन सा वो देश है जो भारत के निकट आ जाएगा? अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ? रणनीति बिल्कुल कीजिए। सर अफ्रीका। अफ्रीका पास आ जाएगा। यस सर। क्योंकि भारत मूव कर रहा है। और सर जो अफ्रीका में जो रिफ्ट वैली बनने की संभावना है वो दोनों साइड अलग अलग होंगी तो वो नजदीक आ सकती है। जब कोल्ड करंट और वार्म करंट सुने हैं आप, जब मिलते हैं यस सर, तो वहां पे दो, है ना, अवधारणाएं देखी जाती है। क्या क्या देखी जाती है? सर एक वहाँ कोहरा जैसी स्थिति काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है जो हमारे नौ संचलन में नुकसानदायक होती है। दूसरा सर उस वहाँ मत्स्य पालन का स्कोप काफी ज्यादा होता है। इस सर दोनों करंट जो मिलती हैं वो मत्स्य खास करके परवाल के लिए एक अच्छी जगह बनाती है डेवलपमेंट होने के लिए, और परवाल मछलियों का एक मुख्य भोजन हो जाता है, इसलिए वहाँ मत्स्य पालन की संभावना भी रहती है। तो क्या लगता है आपको, अगर ऐसा स्थिति कहीं भारत में हो, अंदर में कोल्ड करंट वार्म करंट कहीं मिले, तो क्या इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं? ये सर अगर सामान्य तौर पे देखें तो भारत में मछली पालन अभी अपनी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, वो और बेहतर हो सकता है। और क्यों नहीं परिपक्व है? कोई 3 कारण बताइए। सर एक तो जो हम ऐसा माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय महासागर के में जो मछलियां मिलती है उनमें वसा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इसकी यूरोपियन मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। दूसरा सर यूरोप और जो सेंट्रल अक्षांश के देश हैं वहाँ टेक्नोलॉजी काफी मछली पालन में उम्दा है जो कि भारत में नहीं है। और तीसरा सर हमारे यहाँ जो कई सारे एनजीओज हैं ये कई बार ये सवाल उठाते हैं कि मत्स्य पालन में उपयोग की जाने वाली तकनीकों से पर्यावरण को हानि होती है, जैसे बॉटम ट्रॉलिंग का उपयोग करते हैं जिससे परवाल का समुद्र में काफी हानि होता है। क्यों बनना चाहते हैं आप ब्यूरोक्रेट? सर ब्यूरोक्रेट बनने के पीछे एक सबसे बड़ा जो रीजन है कि जब मैं कॉलेज में था तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में संकल्प नाम के एनजीओ में काम किया था।
तो वहां से मुझे एक प्रेरणा मिली कि अपने करियर में मैं एक सोशल सर्विस या पब्लिक कनेक्ट जैसे सब्जेक्ट को हमेशा रखूं। अच्छा। और दूसरा सर, इंजीनियरिंग फील्ड जो है उस टाइम तक थोड़ा मोनोटोनस जॉब मुझे दिख रहा था, और जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें डाइवर्सिटी का स्कोप काफी अभी ज्यादा तो है। आप गए नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, तो कैसे समझ में आ गया कि डाइवर्सिटी है? सर मैंने जितना अभी तक देखा है, समझा है, पढ़ के, मतलब प्रशासकों को यूट्यूब पे या फिर अन्य तो माध्यमों देख से करके देखा। तो आपने इंजीनियरिंग भी किया होगा? सर इंजीनियरिंग करने का मेरा मुख्य कारण यह था कि क्लास 10th में मेरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मैथ में मार्क्स काफी अच्छे थे। तो उस समय मैं उतने मैच्योर नहीं था करियर डिसाइड में, तो मैंने उसके लिए अपने बारे में बस 3 मुझे अच्छाइयाँ और 3 कमियां बस मुझे बताइए, मेरा आखिरी सवाल आपसे। सर अगर अच्छाइयाँ देखी जाए तो सबसे पहला सर लीडरशिप क्वालिटी है मेरे में। दूसरा सर हार्ड वर्किंग हूँ। और तीसरा सर फ्लेक्सिबल हूँ अपने काम के प्रति। कमियां बताइए। कमियां सर, फूडी हूँ, मतलब जंक फूड वगैरह को थोड़ा ज्यादा मतलब करता हूँ। दूसरा सर, सोशल मीडिया पे थोड़ा मेरी मेरी मेरे अनुसार थोड़ा मैं ज्यादा जानकारी, मतलब टाइम स्पेंड करता हूँ। अभी सर यही दोनों याद है। क्या बोला था आपने कि फ्लेक्सिबल हो? यस सर। अच्छा, फ्लेक्सिबल से क्या समझते हैं? सर अपने मतलब लचीलापन है एक तरह से, कि अगर मैं वातावरण में ढल सक उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता हूँ जहां मुझे उसकी जरूरत होगी। अच्छा, ढाल सकते हैं आप? यस सर। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डायोड से क्या समझता है? सर डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो बेसिकली एक स्विच का काम करता है। फॉरवर्ड वाइस में वो एक शॉर्ट सर्किट के रूप में हो जाता है, और रिवर्स वाइस में वो ओपन सर्किट के रूप में हमारा कार्य करता है। अच्छा, सर्किट कितने टाइप के होता है? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट इसकी टाइप पता नहीं। अच्छा, एक होता है एनालॉग आपका कम्युनिकेशन और दूसरा होता है डिजिटल कम्युनिकेशन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सर अगर अनुमति हो तो मैं गेस कर सकता हूँ। सर डिजिटल कम्युनिकेशन में जो सूचनाएं वो बाइनरी माध्यम से 0-1 के फॉर्म में आती है, जबकि एनालॉग कम्युनिकेशन में जो हमारे वेव के थ्रू सूचनाएं ट्रांसफर होती है। अच्छा, तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टर में क्या डिफरेंस है? सर रेसिस्टिविटी जो है वो कंडक्ट मटेरियल का एक गुण है कि कितना वो करंट फ्लो अच्छा, करेगा। कैपलर्स थ्योरम के बारे में बताइए। कैपलर्स थ्योरम, सॉरी सर थ्योरी। मैं भूल रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। अरे, स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ बिहार के बारे में बताइए। सर बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में आई थी, जिसके थ्रू सरकार 10 लाख रुपए की ऋण उपलब्ध कराती है। और ये किनको ऋण उपलब्ध करवाती है? जो सर स्टार्टअप के जो स्टार्टअप, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं। अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? सर अभी मुख्य कारण यह है कि ईरान द्वारा मिसाइल छोड़ने का इजराइल ने लेबनान के बेरूत में जो हिजबुल्लाह के मेन कमांडर थे, क्या नाम है उनका? सर मैं सर उनका आगे का नाम भूल रहा हूँ। ठीक है। नसरुल्लाह। अभी अभी कल एक पार्टी की स्थापना हुई बिहार में, क्या नाम है? सर जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज। कौन है उनके फाउंडर? सर फाउंडर प्रशांत किशोर जी हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी ने बोला कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा 1 घंटे के बाद ही शराब नीति को हटा दूंगा, बिल्कुल बंद कर। और नीतीश कुमार का बोलना कि शराबबंदी रहेगी। तो आप मतलब दोनों में से किसको लाना चाहोगे? सर मैं शराबबंदी के पक्ष में हूँ। आप पक्ष में? यस सर। विपक्ष में नहीं है? नहीं सर। तो नई सरकार आएगी तो फिर आप कैसे काम करेंगे सर? सर अगर सरकार वैसी पॉलिसी बनाती है तो मैं निश्चित तौर पर उसके सपोर्ट में काम करूंगा। मेरा दायित्व नहीं तो अरे आपने तो सीधे बोला कि मैं पक्ष में हूँ, विपक्ष में नहीं हूँ, तो फिर कैसा आपकी? सर ये मेरी व्यक्तिगत राय थी। बाकी मैं एक प्रशासक के रूप में मेरी भूमिका सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पूर्वक सरकारी दायित्वों का पालन करना है, और सरकार जैसी भी नीतियां लाएंगी मैं उसका निष्पक्षता से पारदर्शिता पूर्वक पालन करूंगा। तो अरे आप किनको बेस्ट मानते हैं, जो प्रशांत किशोर का कथन है या नीतीश कुमार का जो कथन है? सर चूंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 शराबबंदी के पक्ष में है, और ये राज्य को यह दायित्व भी देता है, ऐसे में मैं संवैधानिक कर्तव्यों के लिए मैं शराबबंदी के पक्ष में नजर आता हूँ। ठीक है सर।
ये बताइए कि अगर शराबबंदी पे ही मैं फिर से आऊंगा, यस सर। अगर शराबबंदी मान लीजिए फिर से खत्म कर दिया जाए यस सर। तो इसके नुकसान तो देखे जाएंगे, यस सर। है ना, कि भाई फिर से शराब जो है वो मिलने लगेगा। क्या क्या नुकसान इसके देखे जा सकते हैं अब, क्योंकि बीच में तो बंद था, यस सर। अब आप फिर से खोल देंगे, क्या परिस्थिति बदलेगी? सर नुकसान की अगर बात की जाए तो सर एक बार फिर से अगर अनुमति हो तो क्वेश्चन। मतलब सवाल बस ये है कि शराब बहुत दिन तक बंद रहा, अब फिर से खुलेगा, तो क्या वही चीजें हमें, वही कुरीतियां पहले जो थी वही देखने को मिलेंगी अभी, या बदल सकती हैं सोसाइटी में? सर इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक अध्ययन तो नहीं आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो घरेलू हिंसा ये बढ़ सकती है, और जो परिवार के एक्सपेंडिचर हैं उसमें एक बड़ा भाग शराब के खपत में जा सकता है, जो अभी शायद बच्चों की पढ़ाई के लिए महिलाएं सेव करके रखा करती थी। तो एक ये बदलाव हो सकता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा